Welcome back students, this is class 12 physics. According to the students, last time we studied about temperature dependence of resistivity, and today we will study about its numerical. Okay students, this is the example. The resistance of a platinum wire of a platinum resistance thermometer. यानी हमारे पास एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर चेक करने का होता है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस, उस थर्मोमीटर में को प्लेटिनम वायर का कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ लगा। ये कह रहा है एट ए आइस पॉइंट इट इज 5 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस है ना वो आइस पॉइंट पर कितना है 5 ओम। तो आइस पॉइंट यानी कि 0 केल्विन। आइस पॉइंट का मतलब क्या स्टूडेंट्स, 0 केल्विन, यानी कि R0 की वैल्यू कितना है 5 ओम। नेक्स्ट इज एट ए स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट कौन सा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम पॉइंट पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो आपको देगा 5.23 ओम। ठीक है। व्हेन द थर्मोमीटर इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, कोई भी हॉट बाथ है उसमें अगर अपन थर्मोमीटर जो है वो इंसर्ट करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर विल बी 5.795 ओम। अब ये हॉट बाथ कितना हॉट है इसका हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं टेम्परेचर T है और इस पर जो रेजिस्टेंस है RT मान दिया मैंने, और ये दे रखा है 5.795 ओम। 5.795 ओम। ये 3 कंडीशन में आपको ना टेम्परेचर रेजिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन बाथ। बाथ का टेम्परेचर जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं ये और ये वाला टेम्परेचर लिख देता हूँ। तो R0 की वैल्यू कितनी है 5। स्टार्टिंग में RT, T की वैल्यू देखो इसके लिए, एक तो 0 टेम्परेचर है और एक टेम्परेचर 100 के लिए, इसको भूल दो एक बार। ठीक है, एक तो इनिशियल टेम्परेचर होता है और एक फाइनल टेम्परेचर होता है। R0 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, RT का मतलब क्या फाइनल टेम्परेचर। जब आप ये और ये लोगे तब इनिशियल ये हो जाएगा और फाइनल ये हो जाएगा। जब आप इसको और इसको लोगे तब फाइनल ये हो जाएगा और इनिशियल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीज 2 रेजिस्टेंसेस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 100, R100 की वैल्यू कितनी है 5.23। 5.23। R0 की वैल्यू 5 है। 1 प्लस एल्फा, एल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, बट इन दिस क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट गिवन, सो स्टूडेंट्स वी विल पुट एल्फा एज इट इज। T फाइनल टेम्परेचर कितना 100 डिग्री, इनिशियल कितना है 0, 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5.23। 5 प्लस 5 एल्फा, अच्छा 5 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इसको फर्स्ट मत मानो, एक काम करो, इस 5 को इधर ले आओ और माइनस ही कर दो उसको। 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.23 इक्वल 500। दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड में इनिशियल रेजिस्टेंस 5 ले लेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस ये लेंगे। इनिशियल टेम्परेचर 0 होगा, फाइनल टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर आप क्या ले लेना T ले लेना। तो फॉर्मूला आपका ये लेगा ना RT की वैल्यू कितनी है 5.795 इक्वल
आर नोट की वैल्यू 5 है, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी जीरो, यानी कि स्मॉल टी माइनस टी जीरो। तो टी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि टी जीरो की वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस है और टी की वैल्यू स्मॉल टी है, तो टी माइनस जीरो क्या होगा, टी आ जाएगा आपके पास। ओके, इसको थोड़ा सा अपन और सोल्व कर लेते हैं। इसलिए 5 का अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, 5t एल्फा, इस 5 को इधर लाओगे तो माइनस में जाएगा, तो 0.795 इक्वल 5t एल्फा। दिस इज ओवर इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे जो स्मॉल टी जो है स्टूडेंट, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। हॉट बाथ का मतलब नहाने का जो बाथ होता है ना, टब होता है वो। तो हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है वो हमने क्या लिया है, स्मॉल टी ले लिया। अब दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में सेकंड का क्या कर देना, डिवाइड। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करना है, तो फर्स्ट इज 0.23 अपॉन 0.97795 इक्वल 500 एल्फा and divided by 5t alpha. Alpha and alpha cancel, 5 to 500 it is cancel and it will we will got 100। और इसको फिर आगे सॉल्व करके t की वैल्यू यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। Okay student, this is the next example. A electric toaster uses nichrome, यानी कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, we have electric toaster and in this electric toaster we use a nichrome wire, it's a heating element। यानी कि इलेक्ट्रिक टोस्टर यानी टोस्ट वगैरह करने में कोई भी काम आता है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है ना वो क्या, नाइक्रोम का वायर है। व्हेन ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। इसका मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो है T0 जो है वो आपको कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। और उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है R0, initial resistance, it is found 75.3 ohm। Okay, and when the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to the steady value of 2.68 ampere। steady value यहाँ मतलब ये कि पहले ना जैसे अपन 230 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे करंट है ना वो इंक्रीज होना शुरू होगा और इंक्रीज होते होते स्टेडी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अब ना तो कम होगा करंट ना ज्यादा होगा, और वो करंट कितना है, 2.68 एम्पियर। तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, इस टाइम आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना है। तो इस टाइम यानी टेम्परेचर आपको बताना है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन करंट V अपॉन I। V कितना, 230 वोल्ट, और I यानी करंट कितना है, 2.68 एम्पियर। जब आप स्टूडेंट्स इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 85.8 ओम, 85.8। अब देखो आपके पास सारी चीजें दे रखी है, एल्फा भी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, RT इक्वल टू R नोट 1 प्लस एल्फा T माइनस टी नोट। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा है। इस फॉर्मूला में आपको सारी वैल्यूज रख देना, टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, RT भी दे दिया आपको 85.8, R नोट आपको दे रखा है 75.3 ओम, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 × 10⁻⁴, एंड टी माइनस टी नोट, टी आपको फाइंड करना है, टी नोट क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी वैल्यूज आपको ना इसमें पुट करनी है, पुट करने के बाद इसको सोल्व कर देना स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब आगे ये दो ही क्वेश्चन थे, अब आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसके बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, ओम्स लॉ में भी कुछ कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस है, इसके बारे में स्टूडेंट्स अपने को स्टडी करनी है। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेनी सब्सटेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। इट इज नॉट ए fundamental law of nature। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर यानी कि ये जो ओम्स का जो लॉ है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि ये हर बार सही नहीं होता है, हर एलिमेंट पे ये लागू भी नहीं होता है। ये और जो ओम्स का जो लॉ है ना स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ, ये आपके कहीं पे तो ओम्स का लॉ ओबे हो जाता है, कहीं पे ओम्स का लॉ ओबे नहीं होता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, बट कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि ओम का लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V में अगर आप इंक्रीज करोगे तो I में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो, वो ग्राफ जो है स्टूडेंट, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। चाहे आप रिवर्स में जाओ, चाहे आप फॉरवर्ड वाइज में जाओ, ग्राफ जो है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है वो क्या आएगा आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन आता है, एंड इट विल पास थ्रू ओरिजिन। लेकिन ये जो लॉ है स्टूडेंट्स, ये हर बार सही नहीं होता है, सारे सब्सटेंस पे ये अप्लाई भी नहीं होता है। तो कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पे ये अप्लाई हो जाता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता है। इसलिए अपने पास दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट इज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, फर्स्ट इज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, दोज हु फॉलो द ओम्स लॉ। द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर्स विच ओबे of Ohm's law, the conductors which obey of Ohm's law are called ohmic conductor. The conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductor. For these conductors, the linear relationship between voltage and current holds good. यानी V और I के बीच का जो रिलेशन है ये आपको सही मिल जाएगा। The resistance R is equal to V upon I is independent of the current I through the conductor. देखो V is equal to क्या हो जाएगा, IR, R is equal to आ जाएगा V upon I। ये जो R है ना, ये क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए R जो है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो स्टूडेंट कांस्टेंट रहता है। यानी कि आप ना, मतलब जो किस में, ओमिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओमिक कंडक्टर। रेजिस्टेंस है ना वो आई पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आई इंक्रीज करने पर आर जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है, अगर आपको मैंने एक कॉपर का वायर दे दिया, उसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, तो आप चाहे उसमें करंट और वोल्टेज में कितना ही चेंजेस कर दो, आर जो है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। किसमें, ओमिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं। अच्छा, इन दीज कंडक्टर्स द करंट आई गेट्स रिवर्स्ड इन डायरेक्शन विद पोटेंशियल डिफरेंस V इज रिवर्स्ड। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप V इधर पॉजिटिव V लिया, अगर आप इधर V माइनस लेते हो तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा, और आपका ग्राफ इस साइड में आ जाएगा। यानी V को अगर आप इंक्रीज करते हो 0 से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, करंट भी आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपने 0 के बाद में उल्टी डायरेक्शन में आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया,
तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब है ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 0 वोल्ट पढ़ा है हमने, 1 वोल्ट पढ़ा, 2 वोल्ट पढ़ा है, ये नेगेटिव वोल्टेज कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है R, और यहाँ आपने इस तरीके से एक वोल्टेज लगा दिया और करंट आपका इस तरीके से फ्लो होने लग गया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। इसको हमने मान लिया पॉजिटिव वोल्टेज। जैसे जैसे आप है ना यहाँ इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, V आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने V जो है ना पोटेंशियल, उसको पॉजिटिव मान लिया, और इस डायरेक्शन जो करंट की ये जो डायरेक्शन है ऐसी, इस डायरेक्शन को हमने मान ली पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही आप ना नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है आप है ना इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो अब है ना ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इसको हम मान लेते हैं, एक को पॉजिटिव, तो इसको क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, और करंट की डायरेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। किस में, ओमिक कंडक्टर में। ओमिक कंडक्टर में ये सब चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद में thus the VI graph for ohmic conductor is a straight line passing through the origin, यानी कि ये है ना अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। A metallic conductor for small currents and the electrolyte like copper sulfate solution है with copper electrodes है are ohmic conductor, यानी मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट्स, यानी कि मेटल के जितने भी कंडक्टर है स्मॉल करंट के लिए, मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट दे आर ओमिक कंडक्टर, यानी जो भी मेटल है जैसे कॉपर है, निकल है वगैरह वगैरह, वो सारे स्मॉल करंट में कैसा बिहेव करते हैं, ओमिक कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। यानी उनका वो ना ओम के लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड साथ में ऐड कर रखा है, वो ऐड ये है मेटालिक कंडक्टर विद स्मॉल, या मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट। स्टूडेंट्स मेटालिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, ये आपको क्या है कि स्मॉल करंट के लिए, लार्ज करंट के लिए क्या होगा वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो जो ओम के लॉ को क्या करे, फॉलो करे। ऐसे कंडक्टर जो ओम के लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इस तरीके के जो कंडक्टर है स्टूडेंट, इस तरीके के कंडक्टर को अपन क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। अब स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, the conductor which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor. The conductor which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor. These are called non-ohmic conductor. तो स्टूडेंट these are non-ohmic conductor. अब नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें कुछ एक है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट इवन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर पे इनका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। रेदर इट इज करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट होते हैं। इनका रेजिस्टेंस जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस करंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। नॉन ओमिक सिचुएशंस में बी फॉलोड बाय स्टेप्स। अब नॉन ओमिक सिचुएशन कब होगी, फर्स्ट स्टेप है द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन।
हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है ना वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, यानी कि ग्राफ जो आपका है वो कहाँ से पास होना चाहिए, वी आई ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा था। लेकिन जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उनका ग्राफ है ना जीरो से पास कई बार नहीं होता है। अगर ग्राफ जीरो से पास नहीं होता है, जैसे ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे, ये बना दिया ग्राफ वी और आई के बीच में, यानी कि वोल्टेज अगर जीरो है तो भी सर्किट में करंट जो है सॉरी, जब करंट जीरो है तो भी वोल्टेज यहाँ पे रहता नहीं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है हमारे पास जिसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज देखो, अगर किसी का ग्राफ ऐसे आ गया, यहाँ 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, यहाँ जो करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये आपका करंट है इधर, और ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे बना दिया हमने ग्राफ। अब देखो वोल्टेज 4 है तो करंट मिलेगा, वोल्टेज 2 है तो देखो करंट यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 वोल्टेज, बोलो करंट कितना है, वोल्टेज पर करंट कितना है 0, तो यानी वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट बट करंट कितना है 0, तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ओम्स का लॉ कहता है कि अगर वोल्टेज 0 है तो सर्किट में करंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है, कुछ एक मटेरियल हमारे पास ऐसे भी होते हैं, कुछ एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कई बार जब वोल्टेज कम करने के बाद में भी आपका करंट सॉरी वोल्टेज ना करंट आपका 0 हो जाता है, जब वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। जैसे सेमीकंडक्टर के केस में अपन पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि आपका जो वोल्टेज है, आपने वोल्टेज तो अप्लाई किया है बट करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाई वोल्टेज में करंट क्या होता है फिर स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले में। तो ये इस तरीके का अगर कोई आपको मिल जाए कि जिसमें वोल्टेज अप्लाई कर रखा है फिर भी करंट 0 आ रहा है, ग्राफ आपका ओरिजिन से पास हो नहीं रहा है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, इस तरह की सिचुएशन अगर किसी मटेरियल में मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन को अपन कहेंगे, ऐसे कंडक्टर को अपन कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। Second point is VI relationship is non-linear. VI graph is non-linear. Non-linear का मतलब ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग में तो ग्राफ आपका ऐसे चल रहा है, यानी कि ये ओम्स के लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे करंट लार्ज हो जाता है तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आपका ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ से। तो इस तरीके की सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं कि आपका ग्राफ लीनियर नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, यहाँ पे अलग ग्राफ हो गया, दूसरी तरफ अलग ग्राफ आ गया, तो इस तरीके का जो ग्राफ है इसे अपन कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। और अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आती है तो भी हम कहेंगे कि ऐसा जो कंडक्टर है उसके लिए अपन कहेंगे कि ए से बी तक तो कंडक्टर ने ओमिक बिहेवियर किया, और ए के आगे सॉरी बी के आगे आफ्टर बी पॉइंट जो कंडक्टर है वो आपका नॉन ओमिक बिहेवियर करना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन को अपन नॉन लीनियर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट इज VI relationship depends on the sign of V for the same absolute value of V। VI relationship अगर है ना जो है वो V के साइन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। कई बार क्या होता है कि यहाँ V और I है, ठीक है, अच्छा V मान लो ग्राफ आपका ऐसे, ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वोल्टेज लेते हो तो ग्राफ आपका नीचे नहीं आता है, तो भी ग्राफ कहाँ रहता है आपका ऊपर ही रहता है। ऐसा अगर कोई ग्राफ बन जाए जिसमें वोल्टेज को नेगेटिव किया लेकिन करंट आपका नेगेटिव नहीं हो रहा है, वोल्टेज को आपने रिवर्स कर दिया बट करंट इज नॉट रिवर्सिंग, करंट रिवर्स हो नहीं रहा है, करंट तो अभी भी प्लस है, इस साइड में करंट क्या है प्लस, इस साइड में भी करंट क्या है प्लस है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई,
करंट वोल्टेज को इस तरीके से कर दिया सेट, तो इस कंडीशन में भी अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में भी अपन ये कहेंगे कि ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। ये लिख लेता हूँ बोर्ड में, ये मैंने पॉइंट लिखा है नहीं। तो इस तरीके की जो रिलेशन है इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। VI relationship depends on the sign of V. VI relation depends on sign of V for the same absolute value of V. For same absolute वैल्यू ऑफ V, यानी कि VI जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है V के साइन पर फॉर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये जैसे माइनस V लिया तो भी ना इसका जो VI जो है ग्राफ वो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि प्लस V पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस तरीके अगर आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम से भी समझाया था ग्राफ बना के, तो भी अपन कहेंगे इस तरह का जो कंडक्टर है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। Okay, fourth is VI relationship is non-unique. VI graph is not unique, यानी ग्राफ आपका यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब ये है कि जब आप है ना एक जैसे मान लो कोई कंडक्टर ले लिया और उसके साथ आप ना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और करंट को मेजर कर रहे हो, जितनी बार आप ना एक्सपेरिमेंट को दोहराते हो सेम ग्राफ नहीं मिलता है, बार बार ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी कैसा ग्राफ मिल रहा है, कभी कैसा मिल रहा है, कभी लाइन थोड़ी स्टेडी हो गई, कभी कुछ हो गया, यानी ग्राफ आपका यूनिक नहीं आ रहा है, अलग अलग तरीके का ग्राफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी अपन क्या कहेंगे कि जो मटेरियल जो कंडक्टर आपको गिवन है स्टूडेंट, दैट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, कुछ एक एग्जांपल है नॉन ओमिक कंडक्टर के। पहला है मेटालिक कंडक्टर। फॉर स्मॉल करंट्स ए मेटालिक कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ एंड VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन लार्ज करंट्स आर पास थ्रू द सेम कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये तो आपको मैंने बताया भी था। अब मैं नॉन ओमिक कंडक्टर है ना उसके एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों। Now I am talking about non-ohmic resistance, non-ohmic conductor. First is metallic conductor. जितने भी metallic conductor है, I am talking about metallic conductor. तो स्टूडेंट्स मेटालिक जो कंडक्टर है ना वो स्टार्टिंग में तो क्या है ओम्स के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उनका ग्राफ जो है ना, आपको पता है करंट को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। करंट इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रह नहीं पाता है इसमें। तो इसका जो VI ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे हो जाता है कि पहले तो स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा था, ओम्स के लोगों को फॉलो भी कर रहा था, फिर बाद में अचानक इसने डायरेक्शन चेंज कर ली और आपका ग्राफ जाना चाहिए तो इधर, लेकिन वो उधर चला गया, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ओम्स का लोग कहता है कि जो V और I के बीच का जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ओम्स का लो है ना, कोई भी मेटल ले लेना, स्टार्टिंग में तो ओम्स के लो को फॉलो करेगा, बाद में ना अगर हाई करंट फ्लो करवा रहे हो और तो इन दैट कंडीशन ओम्स का लो फॉलो वहां पर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, इसकी थ्योरी वगैरह लिख लेना आप लोग। दूसरा जो अपने सिलेबस में है PN जंक्शन डायोड, सेकंड जो है PN जंक्शन डायोड। ये एक तरीके का मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है कि दो तरीके के सेमीकंडक्टर है ना, उनको आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्ट कर देते हैं। एक तो P टाइप का सेमीकंडक्टर और एक होता है N टाइप का सेमीकंडक्टर। अब P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो तो अपन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये एक तरीके का कोई मटेरियल होता है
जिसमें है ना अपन V और I का जब ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। पहले आपका करंट 0 रहता है, फिर आपका करंट ऐसे इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेट लाइन आई नहीं आई। रिवर्स में जाते हैं तो भी ना करंट पहले आपका कम रहता है, फिर अचानक से करंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक तरीके का मटेरियल है जिसको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर है। ये दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसका ग्राफ आपको मैंने यहाँ पे बताया है किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अच्छा, एक और एलिमेंट होता है गैलियम आर्सेनाइड, सुना होगा आप लोगों ने गैलियम आर्सेनाइड। इसका जो ग्राफ है ना वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ये भी एक तरीके का गैलियम आर्सेनाइड जो है ये भी एक तरीके का सेमीकंडक्टर ही होता है। इसका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से होता है। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होता है। मान लो इधर V है और इधर क्या I, ये होगा 0। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके ग्राफ में क्या होता है कि स्टार्टिंग वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, फिर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ लगभग ठीक था यहाँ तक। फिर आगे और वोल्टेज बढ़ाया तो अब करंट क्या होना शुरू हो गया, डाउन शुरू हो गया। करंट क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके के एग्जाम्पल है अपने पास नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम में ना 1 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ भी है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, व्हाट इज द नॉन ओमिक कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द नॉन ओमिक कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देना। 3 एग्जाम्पल है, वो तीनों एग्जाम्पल आपको इन तीनों के डायग्राम वगैरह आपको बनाने हैं। फिर नोटबुक में इनकी थ्योरी भी लिखनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।